क्या डीआरडीओ इस साल दुनिया को ऐसा मिसाइल दिखाने वाला है जिसका कोई जवाब किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है? क्या डीआरडीओ ने चुपके से नेत्र मार्क 1 एवेक्स का रडार को ही बदल दिया है? और क्या भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम में डीआरडीओ को टक्कर देने लगे हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडोजिनस एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से है और अभी हम नेत्र मार्क 1 के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ने ये बात कंफर्म किया है कि नेत्र मार्क 1 के 3 एयरक्राफ्ट में से एक में अभी एक नए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ईएसआर रडार को अपग्रेड कर दिया गया है और इस एयरक्राफ्ट को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुका है। अगर ये अपग्रेड अपनी एक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है या अपनी पेपर वाला कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है तो इंडियन एयरफोर्स की एयरबॉर्न सर्विलेंस पावर में पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जिस्टिंग नेत्र मार्क 1 एम्ब्रेर की ERJ-140 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और पहले इसमें गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड ईएसआर रडार का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी इसमें नए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से रडार ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है, हायर टेम्परेचर पर कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकता है और वीक रडार सिग्नल्स को भी पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। डिफेंस जानकारों का मानना है कि जहां पहले फाइटर साइज टारगेटेड डिटेक्शन रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर के आसपास सीमित था, वहीं गैलियम नाइट्रेट बेस्ड अपग्रेड होने के बाद ये रेंज थियोरेटिकली 400 से 450 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से इसको लेके कोई ऑफिशियल फिगर को अभी तक पब्लिक नहीं किया जा रहा है। सबसे खास बात यह कि अपग्रेड सिर्फ रेंज बढ़ाने तक सीमित नहीं होने वाला है। गैलियम नाइट्राइड रडार लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और छोटे ड्रोन जैसे डिफिकल्ट टारगेट को भी पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विलेंस मिशन के दौरान भी ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ईएसआर रडार अपग्रेड नेत्र मार्क 1 के लिए एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट होने वाली है। फ्यूचर में जब नेत्र मार्क 2 भी सर्विस में आएगा तब दोनों प्लेटफॉर्म मिलकर इंडियन एयरफोर्स की एयरबॉर्न सर्विलेंस और ईयरली वार्निंग कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की इंडोजिनस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ से है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी अपनी नई लेजर बेस्ड ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम को अनवील किया गया है। अगर फ्यूचर में ये सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट होता है तो भारत उन देशों के लिस्ट में और मजबूत पोजीशन हासिल कर सकता है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DW टेक्नोलॉजी पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज के जंग के मैदान में ड्रोन सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहे हैं और इसी वजह से लेजर वेपन को फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम का एक मेजर हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स में हर ड्रोन्स को गिराने के लिए मिसाइल या प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन लेजर बेस्ड इंटरसेप्टर का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होने वाला है। ये सिस्टम पहले रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक करते हैं। उसके बाद एक फोकस्ड हाई एनर्जी लेजर बीम ड्रोन के क्रिटिकल पार्ट जैसे कि सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्सन सिस्टम या स्ट्रक्चर को टारगेट करके डिसेबल कर देता है। सबसे बड़ी खास बात यह कि लेजर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है और टारगेट को जाके हिट करता है, जिससे हर एंगेजमेंट का कॉस्ट कन्वेंशनल मिसाइल के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है और इसका एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होता है। हालांकि पारस डिफेंस ने अभी इस सिस्टम की लेजर पावर, एंगेजमेंट रेंज या किस कैटेगरी के ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन बताया नहीं गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के सिस्टम मिलिट्री बेस, एम्युनिशन डिपो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को ड्रोन अटैक और ड्रोन स्वयं से प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर पारस डिफेंस का ये नया लेजर ड्रोन इंटरसेप्टर सिर्फ एक नया वेपन सिस्टम नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की बढ़ती कैपेबिलिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडोजिनस लाइट टैंक प्रोग्राम यानी जोरावर टैंक प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने
पीटीसी इंडस्ट्री को इंडियन लाइट टैंक के लिए एक टाइटेनियम क्रैडल को डिजाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये पहली बार है जब पीटीसी इंडस्ट्री को इस क्रिटिकल कंपोनेंट का कंप्लीट डिजाइन और डेवलपमेंट करने का मौका मिलने वाला है। यानी कंपनी अभी सिर्फ ड्राइंग के हिसाब से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करने वाली है, बल्कि डिफेंस डिज़ाइन पार्टनर की तरह काम करने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लाइट टैंक प्रोग्राम को स्पेशली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस, खास करके लद्दाख रीजन में और हिमालयन बॉर्डर में ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जहां पर हैवी मेन बैरल टैंक को डिप्लॉय करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऐसे में हर केजी वेट को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से टाइटेनियम जैसे हाई स्ट्रेंथ और लाइट वेट मेटल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। अब अगर टाइटेनियम कैडर की बात करें तो ये टैंक के मेन गन बैरल और ब्रीच को सपोर्ट करने के काम करते हैं। इस कंपोनेंट के ऊपर रिकॉइल मैकेनिज्म और रेक्यूपरेटर को माउंट किया जाता है और फायरिंग के दौरान जो हैवी रिकॉइल फोर्स जनरेट होता है उसे टरेट स्ट्रक्चर तक सेफली ट्रांसफर करने का काम भी इसी की मदद से किया जाता है। इसीलिए ये टैंक के सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल पार्ट में से एक माना जाता है। सबसे खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट के बाद पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए लाइटवेट टाइटेनियम कंपोनेंट के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का एक नया डिफेंस मार्केट खुलने वाला है। फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के बाकी टैंक प्रोजेक्ट, आर्टिलरी सिस्टम और दूसरे हाई मोबिलिटी डिफेंस प्लेटफॉर्म में भी देखने को हमको मिल सकता है। साथ ही इसको एक्सपोर्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी पीटीसी इंडस्ट्रीज को आगे चल के मिलने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ के फ्यूचर मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ के एक फॉर्मर साइंटिस्ट राजा बाबू ने डिफेंस फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026 के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक इस साल डीआरडीओ दुनिया के सामने कुछ ऐसे यूनिक मिसाइल सिस्टम को अनवील करने वाली है जिनका फिलहाल दुनिया में कोई भी कंटेम्प्रेरी सिस्टम मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी भी स्पेसिफिक मिसाइल का नाम या उसकी टेक्निकल डिटेल पर बात नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान से डिफेंस सर्कल में काफ़ी एक्साइटमेंट पैदा हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ सालों में डीआरडीओ ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। आज भारत सिर्फ सरफेस टू एयर या एयर टू एयर मिसाइल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारत अभी हाइपरसोनिक वेपन्स, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, एडवांस क्रूज मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन एंटीसेप मिसाइल जैसे कई एडवांस प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। साथ ही इंडिजिनस सीकर प्रपल्सन सिस्टम, एआई बेस्ड गाइडेंस सिस्टम और मल्टी मोड टारगेटिंग टेक्नोलॉजी में भी भारत ने काफी प्रोग्रेस को हासिल कर लिया है। सबसे खास बात यह कि राजा बाबू के इस बयान के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच स्पेकुलेशन काफी तेज हो गया कि डीआरडीओ इस साल किसी नई मिसाइल की टेस्ट करने वाली है। अब सवाल ये कि ये कोई नई मिसाइल फैमिली होने वाली है या एग्जिस्टिंग मिसाइल का कोई एडवांस वेरिएंट होने वाला है, या फिर ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसको अब तक सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा था, जिसके बारे में अभी तक पब्लिक को बताया नहीं गया है। लेकिन जब तक डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है तब तक किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।